अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू मैच्योर माइंड्स। मैच्योर माइंड्स में आज हम बात करने वाले हैं चार जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कल की, यानी कि हमारे पास 22 सितंबर की जो सबसे चार बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में बात करेंगे। पहली जो हमारे पास न्यूज़ है वो न्यूयॉर्क से, यूएसए से। एंड सेकंड न्यूज़ हमारे पास इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया कनाडा रिलेशन के हवाले से है। थर्ड जो हमारे पास न्यूज़ है वो रशिया यूक्रेन वॉर है जो उसके हवाले से अपडेट्स हैं। एंड लास्ट है वो इसराइल के हवाले से, इसराइल फ़लस्तीन के हवाले से। दीज आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पूरा सुने, आपको इस पूरे जो सेशन आज का ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर इंफॉर्मेशन एज वेल एज़ फॉर योर पेपर इंफॉर्मेशन। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो हमारे पास न्यूज़ है वो जैसे मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क से। न्यूयॉर्क में हमारे पास आपको पता है यूनाइटेड स्टेट्स न्यूयॉर्क में इस टाइम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का इजलास चल रहा है। वहाँ पे जो पीएम ऑफ पाकिस्तान है वहाँ उन्होंने तकरीर की है। तो अनवारुल हक काकर साहब जो इंटरिम पीएम है उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्पीच दी है। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा दिस वाज द मोस्ट बैलेंस्ड स्पीच आई एवर हैव हर्ड। आप इसको यूट्यूब पे ज़रूर सुने। इनफैक्ट मैं इसको अगर बात करूँ तो इमरान खान साहब के लेवल की कहूँ तो कोई गलत ना होगा, क्योंकि इस तकरीर में ना ऑलमोस्ट हर एक पहलू को छुआ गया है, यानी कि उन्होंने टच किया है। जिसमें क्लाइमेट ले लें, आप फ़लस्तीन का इशू ले लें, कश्मीर का इशू ले लें, ट्रांसपोर्ट टेररिज्म ले लें, इनफैक्ट एवरी एस्पेक्ट, हिंदुत्व आइडियोलॉजी, एक्सट्रीमिज़म, टेररिज्म, हर चीज़ को उन्होंने टच की है। एंड अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि ये इमरान खान साहब के लेवल की तकरीर थी तो बिल्कुल थी, बट इसमें मसला ये था कि वो इमरान खान साहब थे, ये काकर साहब थे। इमरान खान साहब की आपको याद होगा 2019 में उन्होंने इस्लामोफोबिया के हवाले से बड़ी तगड़ी तकरीर की थी। तो दिस वाज सम सॉर्ट ऑफ लाइक दैट। यहाँ पे उन्होंने इस्लामोफोबिया को भी छेड़ा है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मैटर को टच करना और इतने कंसाइज टाइम में that's a brilliant speech you must have here on YouTube। तो वहाँ पे उन्होंने एक स्पीच ये दी है। तो ये स्पीच में उन्होंने जो सबसे नुमाया पहलू हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। जो कि उन्होंने कहा जी कि हम लोग COP25 यानी COP25 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो कि क्लाइमेट के हवाले से गैदरिंग होती है UN की हर साल, तो उसके हवाले से कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में उन्होंने कहा जी कि वी विल क्लेम क्लाइमेट जस्टिस फंड। अब ये क्लाइमेट जस्टिस फंड क्या है? क्लाइमेट जस्टिस फंड बेसिकली आपको याद होगा COP27 जो कि हुई थी नाइजर में, सॉरी। तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ का जो दारुल हुकूमत नियम, वहाँ पे उन्होंने 2000 COP27 पिछले साल जो हुई थी वहाँ पे क्लाइमेट जस्टिस फंड इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। अब ये क्लाइमेट जस्टिस फंड क्या बेसिकली चीज़ है? ये चीज़ ये है कि जो ममालिक क्लाइमेट की वजह से इफेक्टेड है, ठीक है, उनको वो कंपनसेशन देंगे ये यूरोपियन ममालिक। अब ये क्यों देंगे? वो इस वजह से देंगे कि चूँकि अमूमन जो ममालिक अफेक्टेड है बाय क्लाइमेट चेंज वो ये इंटरनेशनल स्टेट्स हैं, पाकिस्तान है, इंडिया है, ठीक है। इंडिया को अगर सब में से बीच में से निकाल दे तो ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये जो है ना क्लाइमेट में कंट्रीब्यूट नहीं करते, क्लाइमेट चेंज में ऐसा कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते। वो इनकी ना इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा है ना कुछ और है। जबकि अगर यूरोप और अमेरिका की बात करें तो दे आर द मोस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज में कंट्रीब्यूशन फैक्टर है वो इन ममालिक की वजह से हैं। तो इन ममालिक ने एग्री किया था COP27 में कि वो ऐसे ममालिक को पैसे देंगे कंपनसेशन के तौर पर जो ममालिक क्लाइमेट की वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। तो जब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अनवारुल हक काकर साहब जो इंटरिम पीएम है पाकिस्तान के, उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो COP28 जो है, 27 तो मैंने आपको बताया नाइजर नियोम में हुई थी, और जो COP28 है वो होगी दुबई में और होगी इसी साल दिसंबर में। तो उन्होंने कहा जी कि COP28 में हम लोग $100 बिलियन क्लेम करेंगे एज अ क्लाइमेट जस्टिस फंड। तो दिस इज़ ह्यूज अमाउंट एंड पाकिस्तान अगर इसको क्लेम वाकई कर लेते तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक जो सिचुएशन है काफ़ी बेहतर हो सकती है। क्योंकि आपको क्लाइमेट की वजह से पाकिस्तान में रिसेंट 2022 में 23 के बदतरीन फ्लड्स हमें फेस करना पड़े। 2010, 11, 21 फिर 15 इन सब के फ्लड्स। इसके अलावा पाकिस्तान में वाटर ड्रॉप्स चल रहे हैं वहाँ, यहाँ पे यानी कि जो हमारी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, वो तबाह हो गई हैं। यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर रहा है।
तो इन तमाम की वजह से पाकिस्तान में जो फार्मर है और पाकिस्तान में जो आम बंदा है वो बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट होने वाली है मीटिंग COP28 और पाकिस्तान, और इसका इंडिकेशन जो है अनवारुल हक काकड़ साहब ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास में दे दिया। हमारे पास जो दूसरी न्यूज़ है वो हमारे पास इंडिया और चाइना कनाडा के जो रिलेशन है उसके हवाले से। आपको पता है आजकल जो इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है ये बड़े ख़राब चल रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डिटेल से बनाई थी, वो आप आई बटन में देख ले, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अदरवाइज अब मज़ीद जो फर्दर डेवलपमेंट्स हुई है इन क्लैशेस के बाद, एक और सिख रहनुमा जो है वो कत्ल हो गया है इन कनाडा, जिसका नाम सुखबीर बताया जा रहा है। सुखबीर, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग राइट, सुखबीर के नाम से, सुखबीर दुनेके, ठीक है। तो ये वो बंदा है जिसको यानी कि एक और कत्ल हो गया है, और इसका इल्ज़ाम जो है ना वो एक इंडियन गैंगस्टर पे लगाया जा रहा है। अब इस दफ़ा इंडियन गवर्नमेंट नहीं बल्कि इंडियन गैंगस्टर पे लगाया जा रहा है, जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई इंडिया का एक गुंडा है जो उसका इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल एंड दूसरा मीन सिक्योरिटी के हवाले से। तो यहाँ पे जो लॉरेंस बिश्नोई है, कहा जा रहा है कि इसका तल्लक है कनाडा में एक और गुंडा है गोल्डी बराड़ के नाम से। तो उसके कहने पे ये कत्ल हुआ है सुखबीर दुनेका। सुखबीर दुनेका बेसिकली 2017 में शिफ्ट हुआ था कनाडा में, और इसके ऊपर भी 7 मुकदमे दर्ज हैं, 7 क्रिमिनल केसेस जो है ना वो दर्ज हैं उन सुखबीर। तो दिस इज़ आल्सो मेजर डेवलपमेंट इन दिस लूप। और इसके अलावा कनाडा ने ये कहा कि वी हैव यानी कि स्पाइड इंडियन डिप्लोमेट्स, जिससे हमें पता चला है कि यानी कि थोड़ा सा कनाडा ने खुल के बताया कि उन्होंने इंडियन डिप्लोमेट्स की स्पाई की थी, जासूसी की थी, जिस वजह से उन्हें से सारे मामला का पता चला है। तो देखते हैं, आपको पता है 18 जून से कनाडा और इंडिया के जो मामला था वो खराब हुए थे। तो ये सारे रीज़न थे। लेट्स गो टूवर्ड द थर्ड न्यूज़ हमारे पास रशिया और यूक्रेन के हवाले से है। ये आपको पता क्रीमिया है, तो यहाँ पे जो है मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके बताता हूँ। ये वाला जो रीजन है ना ये क्रीमिया है, जो रशिया का पार्ट है फ़िलहाल के तौर पर, और ये ऊपर आप देखेंगे तो ये यूक्रेन है। अब यूक्रेन ने तकरीबन 20 के करीब यहाँ पे मिसाइल दागे हैं, और यहाँ पे एक जो मिसाइल है ना 20 में से 19 मिसाइल जो है उनको तो डिसमिस कर दिया बाय द रशियन डिफेंस फोर्सेस, लेकिन इनमें से एक जो मिसाइल है वो रशियन जो ब्लैक सी नेवल हेडक्वार्टर है ना उसके ऊपर जाके लगा है। तो ये अभी तक यूक्रेन का दावा है, अभी तक इसके जो डेवलपमेंट है वो रशिया ने कोई भी नहीं बताई। तो लेट्स सी, ये यूक्रेन ने अभी ये दावा किया है कि इन्होंने 22 तारीख को ये कार्रवाई अंजाम दी है, और अगर ये कार्रवाई अंजाम दी है तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। उसकी वजह ये है कि ये अब मिलिट्री बेसिस पे हमला किया है ये यूक्रेन ने, तो इस वजह से ये एक्सपोज करता है रशियन डिफेंस फोर्सेस को, एंड ये बताता है कि यूक्रेन के पास काफ़ी ज़्यादा अभी तक ताकत बची है, फोर्स बची है। तो दिस वाज द थर्ड न्यूज़। लास्ट जो हमारे पास न्यूज़ आती है वो मिडल ईस्ट से है। मिडल ईस्ट में आपको पता है जो इसराइल है वो ज़बरदस्ती काबिज़ हुआ बैठा है यहाँ। ये जो आप पूरा सर्कल देखेंगे यहाँ पे इसराइल है, ये जो आप डॉटेड लाइन देखेंगे तो यहाँ पे एक हमारे पास ये ज़्यादा स्ट्रिप है, ठीक है, ये वेस्ट बैंक है, ठीक है, तो ये बाकी इसराइल है। अब इसराइल क्या कर रहा है, इसराइल में बेसिकली 2 शहर हैं। इसराइल जब से आज़ाद हुआ तब तक तो उन्होंने तिल एविव के ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अपनी सारी डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल जो कार्रवाइयाँ थी वो करता। और जेरूशलम जो है, जो उसे हम बैतुल मुक़द्दस कहा जाता है, वो एक इंटरनेशनल सिटी के तौर पर रिकॉग्नाइज था बाय यूएन। लेकिन 2018, 20, 18 और 19 में जब नेतन्याहू यहाँ का एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो आया है एज अ हेड, उसने क्या किया, उसने तिल अवीव से सारे डिप्लोमेटिक और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनको कोशिश की कि वो जेरूशलम यानी बैतुल मुक़द्दस में शिफ्ट हो जाए। यहाँ पे मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो तो नहीं माने, लेकिन जैसे अमेरिका है उसने अपनी एम्बेसी तिल अवीव से शिफ्ट कर ली जेरूशलम या बैतुल मुक़द्दस पे।
अब एक और डेवलपमेंट इस मामले में सामने आई है कि अफ्रीकन जो मुल्क है ना कॉन्गो, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, अफ्रीकन मुल्क है कॉन्गो, उसने बेसिकली हामी भर ली है कि वो अपना जो है वो शिफ्ट कर देंगे। कहाँ पे है कॉन्गो? ये जो कॉन्गो है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताता हूँ। ये अफ्रीका का काफ़ी बड़ा मुल्क है, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चलती रहती है। इसका सफारत खाना था इसराइल में, इन तेल अवीव, यानी तेल अवीव। अभी क्या हुआ जी कि इसका जो सदर था उसकी मुलाकात हुई है रशियन जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उसकी मुलाकात हुई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे। जनरल असेंबली आपको मैंने बताया कि वहाँ पे सेशन चल रहा है। अब इसकी साइडलाइन में मुलाकात हुई है तेल अवीव के नेतन्याहू और जो कॉन्गो का प्रेसिडेंट है उसकी मुलाकात आपस में हुई। अब जो उसका प्रेसिडेंट है ना कॉन्गो का, उसने नेतन्याहू को ये बताया है कि वो अपना जो सफारत खाना है या डिप्लोमेटिक इनक्लेव है, एम्बेसी है, उसको शिफ्ट कर लेंगे इन जेरूसलम। और ये न्यूज़ ब्रेक की है तेल अवीव यानी इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने। तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ मेजर ब्लो, क्योंकि यार यहाँ पे जितना ज़्यादा जेरूसलम इंटरनेशनल सिटी है तो इसराइल कैसे इसको कर सकता है। लेकिन अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो इसराइल की जेरूसलम की इसराइल के पास ही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं मोर एक्साइटिंग न्यूज़ के साथ।